आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम एनिलीन टॉपिक की, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिलीन के निर्माण की जितनी भी विधियां हैं वो सारी की सारी विधियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। और एनिलीन के निर्माण की विधियों के साथ साथ हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी चर्चा कर ली थी। बच्चों, एनिलीन के निर्माण की विधियों में हम लोगों ने सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखी थी, फिर औद्योगिक विधि हाफमैन ब्रोमाइड विधि से भी हमने एनिलीन का निर्माण किया था, क्लोरोबेंजीन भी देखा था, इसके बाद फिनॉल से भी देखा था, फेनिल आइसोसाइनाइड से भी देखा था फेनिल आइसोसाइनेट से भी देखा था, नाइट्रोसोबेंजीन से, सिमेट अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड विकर्मक, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन से, और इसके बाद डायजोनियम यौगिकों से, और हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन से इसका निर्माण किया था। अब इसके बाद में बात की थी हमने फिर भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण में मैंने आपको बताया था कि एनिलीन के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। इसके बाद में रासायनिक गुण की बात की थी, और रासायनिक गुणों में हमने आपको ये भी बताया था कि इसके रासायनिक गुणों को दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इसके रासायनिक गुणों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो बच्चों हम लोगों ने बताया था NH2 समूह की अपक्रियाएं, और एक बताया था बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं। तो बच्चों इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है, NH2 समूह की अपक्रियाएं एवं बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं NH2 समूह की अपक्रियाएं। क्या आप हेडिंग डालोगे? NH2 समूह की अपक्रियाएं। आप लोग डाल लीजिए बच्चों NH2 समूह की अपक्रियाएं। आइए चलिए देखते हैं NH2 समूह की अपक्रियाओं में। तो बच्चों NH2 समूह में आपको पता है कि N के ऊपर लॉन पेयर होता है। N के ऊपर लॉन पेयर होता है। ये अपना लॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने एमीन में बताया था कि N के पास में क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर होने की वजह से ये क्या कर सकता है? ये अपने लॉन पेयर को किसी को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और जब कोई भी एटम अपने से लॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ भी एनिलीन में देखा जाए कि NH2 समूह जुड़ा होगा, और NH2 समूह के पास में क्या होंगे? लॉन पेयर होंगे। तो लॉन पेयर किसी को डोनेट कर देगा, तो प्रकृति इसकी कैसी होगी? क्षारीय। तो चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं एनिलीन की क्षारीय प्रकृति की। एनिलीन कितनी क्षारीय है? क्या एनिलीन यानी एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या ये एलिफैटिक से अधिक क्षारीय है या कम क्षारीय है? इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एनिलीन एलिफैटिक एमीन से अधिक क्षारीय है या कम क्षारीय है। अगर कम क्षारीय है तो क्यों क्षारीय है? आइए चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एनिलीन की क्षारीय प्रकृति। चलिए एनिलीन की हम लोग क्षारीय प्रकृति पर चर्चा करते हैं बच्चों। किस पर चर्चा करते हैं? एनिलीन की क्षारीय प्रकृति पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ये है एनिलीन की क्षारीय प्रकृति। आइए चलिए एनिलीन की क्षारीय प्रकृति को एक बार देख लीजिए आप लोग। एनिलीन की क्षारीय प्रकृति में मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। इतना बहुमूल्य समय है, कम से कम समय हमारा बर्बाद हो, इसलिए हमने पहले से ही राइट डाउन करके रखा है। आपको बस इसी में समझाते जाएंगे, आप समझते जाना। चलिए सबसे पहले देखिए एनिलीन की क्षारीय प्रकृति, ये हमें पढ़ना है एनिलीन की क्षारीय प्रकृति। तो इसमें लिखा है कि एनिलीन जो है वो एलिफैटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है। एनिलीन हमारी जो होती है वो एलिफैटिक एमीनों की तुलना में कम क्षारीय होती है। अच्छा, क्यों कम क्षारीय होती है ये भी तो जानना जरूरी है भाई। हमने बता दिया आपको कि एनिलीन जो है एलिफैटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है कि क्यों कम क्षारीय है, आइए उसका भी जवाब देते हैं आपको। क्योंकि एनिलीन में जो NH2 समूह होता है भाई, इनकी जो क्षारीयता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? वो इसी बात पर तो निर्भर करती है कि नाइट्रोजन एटम कितनी सरलता से अपने इस लॉन पेयर को किसी दूसरे को डोनेट कर दे। क्योंकि जितनी आसानी से ये अपने लॉन पेयर को किसी दूसरे को डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसको क्या तकलीफ है यहाँ पर लॉन पेयर को डोनेट करने में? अगर कम क्षारीय है भाई, लिखा है ना एलिफैटिक एमीन की तुलना में, एनिलीन जो है वो एलिफैटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय। तो एलिफैटिक एमीन इससे जल्दी त्याग देता है अपना लॉन पेयर, और ये बाद में त्याग पाता है। क्यों ऐसा क्या कारण है कि ये बाद में त्याग पाता है? तो इसको आइए आगे स्पष्ट करते हैं। इसमें लिखा है क्योंकि एनिलीन में जो NH2 समूह, एनिलीन में NH2 समूह पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एनिलीन में NH2 समूह पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन नाभिक के साथ ये एनिलीन है आपकी, और एनिलीन के ऊपर ये NH2 ग्रुप लगा है, और इसके पास में है लॉन पेयर जो कि बेंजीन नाभिक के साथ
अनुनाद में भाग ले लेते हैं, जो कि क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। अब जब अनुनाद में भाग ले लेंगे मतलब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अर्थात ये लॉन पेयर जो होंगे वो रिंग के अंदर रोटेट होंगे, तो ऊपर तो जब इसके पास में रह ही नहीं जाएंगे, वो बेंजीन रिंग में अनुनाद में भाग लेने लगेंगे, तो बेचारा ये कहाँ से किसी दूसरे को अपने लॉन पेयर दे पाएगा। तो वही लिखा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। अतः प्रोटानीकरण के लिए, प्रोटानीकरण मतलब प्रोटॉन को ग्रहण करने के लिए, प्रोटॉन को लेने के लिए, प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ भाई। प्रोटॉन को लेना है, प्रोटॉन के पास में तो एक भी इलेक्ट्रॉन होते नहीं, अब H+ के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, और H+ को ग्रहण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, और इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर लिया, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम हो गई। तो लिखा है इसमें, अतः प्रोटानीकरण के लिए इस युग्म की उपलब्धता एलिफैटिक एमिनो की तुलना में कम होती है। इस युग्म की, इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता क्या होती है, एलिफैटिक एमिनो की तुलना में कम होती। यही कारण है कि एनिलीन एक दुर्बल अम्लीय क्षारक है। बस यही कारण है कि ये दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। कौन, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एक दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है, और ये प्रबल अम्लों के साथ, केवल और केवल प्रबल अम्लों के साथ ही लवण बनाती है, दुर्बल अम्लों से रिएक्शन नहीं करती। इसके लिए क्या चाहिए हमें, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल बच्चों कौन से होते हैं, HCl या H2SO4। इसलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं HCl से और H2SO4 से। तो चलिए आइए रिएक्शन देखते हैं HCl से। तो चलिए देखिए, अगर हमने क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन HCl से कराई, तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनिलियम। क्या मिलेगा, एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा। यानी यहाँ से ये भाई अपना प्रोटॉन देगा, तो ये प्रोटॉन ग्रहण करके NH2 से NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज N के ऊपर आ जाएगा, और Cl पर नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रबल अम्ल H2SO4 से अपक्रिया कराएगी, तो H2SO4 से अपक्रिया कराने के लिए एनिलीन के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस वाले से और एक दूसरे वाले से अटैच होकर ये बनाएगा एनिलियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एनिलियम सल्फेट बनाता है। क्या बच्चों बनाता है, एनिलियम सल्फेट बनाता है। एनिलियम सल्फेट बनाने के बाद में अब बच्चों हम लोग इसकी आगे अपक्रिया देखेंगे। किससे देखेंगे, इसके बाद में आगे अपक्रिया हम देखेंगे। अब इसका हम कराएंगे एल्किलीकरण। क्या कराएंगे बच्चों, एल्किलीकरण। आइए चलिए देखते हैं, इसका एल्किलीकरण कराते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका एल्किलीकरण देख लेते हैं। एल्किलीकरण, यदि बच्चों हम एनिलीन का एल्किलीकरण कराएं, एनिलीन बच्चों, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, ये होता है। अब अगर हम इसका एल्किलीकरण कराएं, एल्किलीकरण का मतलब है बच्चों इसकी अपक्रिया हम किससे कराएं, XR से या RX से कराएं। अच्छा ये क्या है, NH2 है, इसका मतलब है ये प्राइमरी एमीन है हमारा। क्या है, प्राइमरी एमीन है। अब अगर हम इस पर मान लीजिए बच्चों किसकी रिएक्शन करा दें, इस पर हम रिएक्शन करा दें XR यानी एल्किल हैलाइड की, तो बच्चों होगा क्या, ये X इस H से अपक्रिया करके HX बनाएगा और ये R इसी से अटैच हो जाएगा, तो C6H5NHR हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी एमीन। क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। अब इस सेकेंडरी एमीन पर हम फिर से रिएक्शन कराएंगे H बोल गए, इस पर रिएक्शन कराएंगे हम XR की। किसकी रिएक्शन कराएंगे, XR की। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर से HX आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HX, और यहाँ से बन जाएगा C6H5NR2, ये बन जाएगा। ये आपका बन गया टर्सरी एमीन। ये क्या बन गया, टर्सरी एमीन। अब बच्चों टर्सरी एमीन पर अगर हम फिर से रिएक्शन करा दें किसकी,
एक्स आर की रिएक्शन करा दें। तो एक्स आर की रिएक्शन कराने पर क्या होगा, अब ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज R3 इंटू एक्स माइनस, ये बन जाएगा। इसको हम कहेंगे चतुष्क अमोनियम लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुष्क अमोनियम लवण कहेंगे। तो कुल मिला के आप लोगों ने एल्किलीकरण देख लिया। एल्किलीकरण में आपको प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी और चतुष्क यानी क्वाटरनरी आपको साल्ट मिलता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसिलीकरण पर। किस पर बात करेंगे, आइए चलिए देख लेते हैं एसिलीकरण। तो इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एसिलीकरण। कौन सी हेडिंग पड़ेगी बच्चों, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एसिलीकरण। चलिए देख लेते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण तो C6H5NH2 की अवक्रिया एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड का ClCOCH3 ये है, और इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, pyridine, इसकी उपस्थिति में करा दे तो क्या होगा, एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5NHCOCH3, ये बना। इसका नाम है बच्चों एसीटैनिलाइड, एसीटैनिलाइड। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन C6H5NH2 इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें। किससे करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो ध्यान देना क्या बनेगा, ध्यान देना ये वाला H चला जाएगा इनके साथ में, और ये क्या बना लेंगे, ये तो बना लेंगे क्या बनाएंगे बच्चों बताओ, ये तो बना लेंगे एसिटिक अम्ल। ये भी रिएक्शन pyridine की उपस्थिति में होगी, इसकी उपस्थिति में होगी, और ये वाला इसी से अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5NHCOCH3 प्लस CH3COOH, ये बना एसीटैनिलाइड, एसीटैनिलाइड। क्या बना, एसीटैनिलाइड बना, एसीटैनिलाइड बना। तो ये हम लोगों ने एल्किलीकरण, एसिलीकरण पढ़ रखा। एसिलीकरण में क्या बनता है, एसिलीकरण में बनता है एसीटैनिलाइड बनता है, एसीटैनिलाइड अथवा एन फेनिल एथेनेमाइड भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन फेनिल एथेनेमाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन फेनिल एथेनेमाइड। लिखना चाहो तो लिख लो, एन फेनिल एथेनेमाइड, एथेनेमाइड, एन फेनिल एथेनेमाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एन फेनिल एथेनेमाइड। आइए चलिए इसकी अवक्रिया अगर हम लोग बेंजाइल क्लोराइड से करा दें, बेंजाइलीकरण। देखो इसमें क्या होगा, एनिलीन लेंगे, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। इसकी अवक्रिया हम बेंजाइल क्लोराइड से करा दें, ये बेंजाइल क्लोराइड से इससे करा दें तो क्या होगा, इतना पार्ट ये निकल जाएगा। लेकिन ये अवक्रिया किसकी प्रेजेंस में करा देंगे, ये अवक्रिया करा देंगे NaOH की प्रेजेंस में। जब इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5NHCOC6H5 ये बना, और प्लस HCl क्या बना,
HCl। तो बेंजाइल क्लोराइड में क्या कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं और ये जो आपका बनता है ये आपका कहलाता है बेंजेनिलाइड। क्या कहलाता है, बेंजेनिलाइड, बेंजेनिलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंजेनिलाइड कहलाता है। आइए चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे सीख लेते हैं। आगे अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन आपको हमने एनिलीन में भी एमीन में भी पढ़ाया था कि सभी प्राथमिक एमीन या एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराने पर आइसोसाइनेट बनता है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। C6H5NH2 इसकी अपक्रिया आपको किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म CH3+3KOH टेंस टू। बच्चों यहाँ से देखिए जरा क्या क्या बनेगा, ध्यान देना। ये तीनों Cl निकल जाएंगे K के साथ में और 2 ये H और 1 ये H, 3 OH से मिलकर 3H2 बना लेंगे। तो बचेगा क्या, C6H5NC। बस ये लिख देना है C6H5NC। ये फेनिल आइसोसाइनेट बना अत्यंत दुर्गंध वाला, प्लस 3KCl हो गया, प्लस 3H2O हो गया। क्या हो गया, 3H2O। तो ये हो गई आपकी अपक्रिया कौन सी, ये अपक्रिया हो गई कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सी हो गई, कार्बिल एमीन अपक्रिया। अब बच्चों इसी क्रम में आगे हम लोग अपक्रिया कराएंगे बच्चों किससे, कार्बोनिल क्लोराइड से। किससे अपक्रिया कराने जा रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड से। चलिए कार्बोनिल क्लोराइड से हम लोग अपक्रिया देख लेते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड से, क्लोराइड से, कार्बोनिल क्लोराइड से देख लेते हैं क्या होगा अगर एनिलीन की अपक्रिया। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसकी अपक्रिया कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, यही तो होता है ये। तो जब इसकी अपक्रिया हम कराएंगे कार्बोनिल क्लोराइड से बच्चों होगा क्या, ये आपका इतना पार्ट निकल जाएगा और ये फेनिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनेट C6H5NCO+2HCl। इसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट बना। जब हमने बच्चों किसकी अपक्रिया कराई, जब हमने अपक्रिया कराई किसकी, कार्बोनिल क्लोराइड की। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो क्या होगा अगर एनिलीन की अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करा दे, तो एनिलीन की अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराने पर डाइफेनिल थायोयूरिया बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल थायोयूरिया। आइए चलिए देख लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से अपक्रिया, CS2 से क्रिया, CH2 से क्रिया। चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों। एनिलीन की अपक्रिया, एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। इनकी अपक्रिया किससे करा ले रहे हैं, इनकी अपक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड से करानी, कार्बन डाइसल्फाइड से करानी। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, KOH की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब इसकी अपक्रिया KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो होता क्या है बच्चों, ध्यान देना। ये इतना पार्ट आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5NH, C6H5NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और प्लस H2S, ये हो गया डाइफेनिल थायोयूरिया।
तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया डाइफिनिल थायोयूरिया किस प्रकार से बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड से अपक्रिया इसकी देख ली है। कार्बन डाइसल्फाइड से जब हम अपक्रिया कराते हैं इसकी एनिलीन की, तो एनिलीन क्या होती है कि OH की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से अपक्रिया करके क्या बनाती है, डाइफिनिल थायोयूरिया बनाती है। क्या बनाती है, डाइफिनिल थायोयूरिया बनाती है। अब चलिए बच्चों इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बेंजल्डिहाइड से। क्या होगा अगर एनिलीन की अपक्रिया, क्या होगा अगर एनिलीन की अपक्रिया किससे करा दी जाए, बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड से अगर बच्चों बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया कराई जाए एनिलीन की तो क्या बनेगा, आइए चलिए देखते हैं। C6H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N C6H5। इससे अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो बच्चों इतना पार्ट ये आपका निकल जाएगा और C6H5 CH डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस H2O आपका पृथक हो जाएगा। ये जो बना इसको कहते हैं सिफ बेस। क्या कहते हैं, सिफ बेस। क्या कहते हैं बच्चों, सिफ बेस। ये हो गई बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया। बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया कराने पर, एनिलीन की बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया कराने पर क्या बच्चों बन रहा है, सिफ बेस बनता है। आइए चलिए इसी क्रम में हम लोग डाइजोटीकरण अपक्रिया पढ़ेंगे। डाइजोनीकरण, डाइजोनीकरण। इस अपक्रिया में क्या आप करते हैं, पहले नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराते हैं। जब इससे अपक्रिया कराएंगे हम, बच्चों ध्यान देना, ये इतना पार्ट पृथक हो जाएगा और NaCl आपका अलग हो जाएगा। NaCl प्लस HNO2 ये बनेगा। इसके बाद में ये जो HNO2 बना है इसकी रिएक्शन एनिलीन से कराते हैं। C6H5 NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर बच्चों यहाँ नियर अबाउट 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आइए चलिए देख लेते हैं। देखो C6H5N तो इतना है, इसके अलावा ये वाला N और ये वाला Cl अटैच हो जाएगा। बाकी बचेगा क्या, बचता क्या है जरा ये देखिए, ये वाले दोनों H, ये वाला H, ये दोनों O और ये H मिलकर बनाते हैं 2H2O। देख लीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा C6H5N2Cl प्लस
2H2O, ये बना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त हुआ? जब आपने एनिलीन की अपक्रिया किससे करा दी? HNO2 से करा दी। एनिलीन की अपक्रिया HNO2 से कराने पर HCl की प्रेजेंस में 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं की। किससे? बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं, NH2 समूह की अपक्रियाएं हमारी यहाँ समाप्त होती। अब चलते हैं हम बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं की बात करते हैं। तो चलिए, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम बेंजीन नाभिक में क्या होता है, चूंकि इसकी बेंजीन से अटैच होता है NH2 समूह, और NH2 समूह के पास में होते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ध्यान से समझो, एनिलीन में बेंजीन नाभिक से अटैच है NH2 समूह, जिसके लॉन पेयर बेंजीन रिंग में आते हैं, और आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने की वजह से ये आर्थो तथा पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ही आर्थो और पैरा पोजीशन पर इस पे जुड़ जाते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल से आइए चलिए ब्रोमीन जल से देखते हैं। बच्चों, अगर एनिलीन की अपक्रिया, ध्यान देना, ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन की अपक्रिया ब्रोमीन वाटर से करा दें, इससे करा दें ब्रोमीन जल से। जब ब्रोमीन जल से कराते हैं तो बच्चों होता क्या? आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर ब्रोमीन वाटर ना हुआ तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अभी ब्रोमीन जल है तो कहाँ पर है? देखो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर, इन हर एक जगह पर हाइड्रोजन होगा। इन हर एक जगह से हाइड्रोजन Br के द्वारा निकल जाता है और ये बना लेता है 3HBr, और ये सारी जगह खाली हो जाती हैं, तो हर एक जगह पर Br एटम अटैच हो जाता है। एक Br इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब इसके बाद में ये तो थी बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं में ब्रोमीन जल से। अब ब्रोमीन जल के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें ब्रोमीन जल की ना अपक्रिया करा के ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है, तब क्या करेंगे? आइए चलिए ब्रोमीन हैलोजनीकरण डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या, देखो ऐसा होता है बच्चों, जो आपका एनिलीन है, ध्यान से देखो बच्चों, जो आपका एनिलीन है, एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ में NH2 समूह अटैच है।
कौन सा अटैच है, NH2 समूह अटैच। अब हम इस पर रिएक्शन कराना चाहते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्शन करा दें और रिंग पार्टिसिपेट करे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इसके रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ब्रोमीन बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करे, परंतु होता क्या है कि रिंग की तुलना में NH2 समूह अधिक क्रियाशील, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये रिंग को अभिक्रिया करने ही नहीं देता, ये NH2 समूह अभिक्रिया कर लेता है। और हम लोग कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो किससे अभिक्रिया करे, रिंग से अभिक्रिया करे, बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करे। परंतु क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि NH2 समूह जो होता है वो बेंजीन रिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण रिंग को अपक्रिया करने से पहले वो स्वयं अपक्रिया कर लेगा। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले NH2 समूह का एसिटिलीकरण करा के इसका रक्षण कर देते हैं। रक्षण मतलब प्रोटेक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। और जब NH2 समूह से इसका रक्षण करा देंगे, इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, उसके बाद में फिर हम हाइड्रोजन की अपक्रिया कराएंगे तो बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेगी और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम हमारा अटैच हो जाता है। और फिर उसके बाद में उसका जल अपघटन करा देते हैं तो फाइनली हमें कंपाउंड मिल जाता है। आइए चलिए देख लेते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले इससे कराएंगे। जब इससे कराएंगे तो होगा क्या, NHCOCH3, यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक H एक Cl, HCl निकल जाएगा और ये पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एसीटेनिलाइड। क्या बन गया, एसीटेनिलाइड। अब एसीटेनिलाइड पर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा दीजिए। तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा NHCOCH3 और यहाँ पर Br लग जाएगा। NHCOCH3 और पैरा पोजीशन पर Br लग जाएगा। अब बच्चों इसका करा दीजिए आप जल अपघटन। जब जल अपघटन कराओगे, बच्चों ध्यान से देखना, जल अपघटन अगर कराओगे तो ये इतना ये जो आप देख रहे हो ये इतना पार्ट इससे अटैच होकर क्या बना लेगा, CH3COOH और ये वाला H यहीं पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा CH3COOH। तो ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पे Br। ऐसे ही नीचे सेम होगा NH2 और यहाँ पर Br और निकल के जाएगा बच्चों, निकल जाएगा CH3COOH, ये निकल जाएगा। तो ये बच्चों हो गया हाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार से अगर हम इसका नाइट्रीकरण करा दें, क्या बच्चों करा दें, इसका नाइट्रीकरण करा दें, तो नाइट्रीकरण में भी सेम यही मेथड अपनाना पड़ेगा और आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, NH2 समूह का रक्षण करना पड़ेगा। तो सेम मतलब आप ये समझिए नाइट्रीकरण में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको चलना है। चलिए नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण में बच्चों इधर ध्यान देना, ये वाला
देखिए ये इतना ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, ये आपको एनिलीन लेना पड़ेगा। एनिलीन की अपक्रिया आपको ये स्टील क्लोराइड से करानी पड़ेगी। ये बच्चों क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो एनिलीन की अपक्रिया स्टील क्लोराइड से कराएंगे और ये एसिटेनिलाइड बन जाएगा। एसिटेनिलाइड बनते ही अब ये प्रोटेक्ट हो गया, ये ग्रुप आपका रुक गया, इसका रक्षण हो गया। अब इस पर आप करा दीजिए किसकी अपक्रिया, HNO3 की। HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हो सकता है, तो ये आपका इससे रिएक्ट करके H2O बनाएगा और NO2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा जरा ध्यान देना, ऊपर तो यही रहेगा NHCO CH3 और यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपका NO2। इधर देख लीजिए जरा, NHCO CH3 और यहाँ अटैच हो जाएगा NO2। इसके बाद में आगे हम इसका जल अपघटन कराएंगे H2O से। तो बच्चों सेम वही प्रोसेस जो अभी उसमें बताया था, हमने क्या बताया था जरा देख लीजिए। उसमें जो बताया था कि इतना पार्ट ये वाला इससे अटैच होकर क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा और बाकी क्या बन जाएगा, बाकी आपको आर्थोनाइट्रोएनिलीन। क्या प्राप्त होगा, आर्थोनाइट्रोएनिलीन। जरा ध्यान देना, NH2 NO2 यहाँ ये आर्थोनाइट्रोएनिलीन बना और यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर पैरा नाइट्रोएनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाइट्रीकरण अभी तक फिनिश कर लिया है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सल्फोनीकरण की। किसकी बात करेंगे, सल्फोनीकरण की। तो चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार से हम लोग सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण देख लेते हैं। सल्फोनीकरण में बच्चों क्या होता है, एनिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं। एनिलीन की अपक्रिया किससे कराते हैं बच्चों, सांद्र H2SO4 से कराते हैं। एनिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं। जब एनिलीन की अपक्रिया क्या है बच्चों, ये है आपका एनिलीन। एनिलीन की अपक्रिया हमने सांद्र H2SO4 से कराई। तो जब एनिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं बच्चों, किससे कराते हैं, एनिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं, तो ये बनता है, क्या बनता है, एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनता है, देखो जरा, यहाँ पर लॉन पेयर हैं, जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है बच्चों, लॉन पेयर हैं और H2SO4 को जरा आप देखिए ऐसे HSO4 लिख सकते हैं। आपको पता है इस पर माइनस इस पर प्लस, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर इससे अटैच हो जाएगा, तो N के ऊपर प्लस आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बच्चों, N के ऊपर प्लस आ जाता है, N के ऊपर प्लस आ जाता है, ऐसा समझो। ये भाई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H को देकर अपने से अटैच करता है, तो प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, इसी के साइड में HSO4 हो जाता है। इसका नाम होता है एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब जैसे ही बच्चों 180 पर इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर यहाँ से क्या निकल जाता है बच्चों, यहाँ से 2H और एक O H2O बना लेते हैं, तो आपको बनता है NHSO3H, एक क्योंकि H2O तो आपका चला गया। अब इसके बाद में इसका नाम क्या है, सल्फेमिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फेमिक अम्ल। अब सल्फेमिक अम्ल पुनर्विन्यासित होता है। देखो बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये वाला इतना पार्ट यहाँ से यहाँ पर आता है और ये H यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ये H ऊपर गया तो NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये SO3H, तो ये बना सल्फेनिलिक अम्ल। क्या बना, सल्फेनिलिक अम्ल, या इसको
पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका सल्फोनीकरण। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजनीकरण पे। अब हम लोग आगे बात कर लेंगे हाइड्रोजनीकरण। तो चलिए हाइड्रोजनीकरण पर बात कर लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण पर बात कर लेते हैं। बच्चों क्या होगा अगर हम एनिलीन का हाइड्रोजनीकरण करा दें। तो एनिलीन का तो फार्मूला आपको पता ही है, C6H5NH2। क्या होता है? C6H5NH2। अब अगर इसका हाइड्रोजनीकरण हम करा दें, क्या करा दें बच्चों? अगर इसका हाइड्रोजनीकरण हम लोग करा दें तो एमिनोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमिनोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। चलिए हाइड्रोजनीकरण हम इसका कराए दे रहे हैं निकेल की प्रेजेंस में और लिखे दे रहे हैं गर्म। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे H कितने हैं? 5 और 6 और जुड़ जाएंगे C से, तो ये हो जाएगा C6H11NH2। तो क्या बन गया? ये पैरा एमिनो साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया? पैरा एमिनो साइक्लो हेक्सेन या एमिनो साइक्लोहेक्सेन लिख दो, ना पैरा लिखो तो इसको आप केवल एमिनो साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हो। पैरा एरा लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। एमिनो साइक्लोहेक्सेन। ओहो और सॉरी, हाँ क्या बना? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों। देखिए एनिलीन ये था आपका, ध्यान देना, ये आपका एनिलीन है। अब जब इस पर आप 3H2 की रिएक्शन करा रहे हो तो ये सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। और ये देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। ये बना आपका, क्या बना? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। क्या बना? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। बच्चों इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग अपक्रिया। और इसकी अपक्रिया हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से कराने जा रहे हैं। आइए कपलिंग रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कपलिंग रिएक्शन मतलब युग्मन अपक्रिया। लास्ट अपक्रिया है बच्चों कपलिंग रिएक्शन। क्या करते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये बेंजीन हो गया, डायजोनियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया। इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं? इसकी अपक्रिया एनिलीन से करा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, जब इससे अपक्रिया इसकी कराएंगे तो बच्चों क्या होगा? ध्यान देना, इतना पार्ट ये निकल जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना। अच्छा ये अपक्रिया आप NaOH की प्रेजेंस में कराओगे, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये आपने बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पर NH2। इसको हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? पैरा पोजीशन पर एमीन लगा है तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ये बनता है बच्चों। ये कपलिंग रिएक्शन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान। पैरा एमिनो बेंजीन बनता है बच्चों। युग्मन अपक्रिया आपकी लास्ट रिएक्शन थी एनिलीन की। युग्मन अपक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया
किसे कराते हैं, एनिलीन से कराते हैं। तो एनिलीन से NaOH की उपस्थिति में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो क्या बनता है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। तो बच्चों ये हो गई एनिलीन की सबसे लास्ट रिएक्शन। अब बच्चों बात करते हैं एनिलीन के यूजेस की। तो चलिए देख लेते हैं एनिलीन के यूजेस, एनिलीन के क्या क्या यूजेस हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, एनिलीन के यूजेस पर। तो चलिए देख लेते हैं एनिलीन के यूजेस। आइए बच्चों, ये देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज है कि देखिए इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग काहे में होता है, रबर एवं रंजक उद्योगों में होता है। जो रबड़ वाले होते हैं या रंजक वाले, रंजक रंगाई पुताई वाले उद्योग, तो रंगाई पुताई वाले उद्योग और रबड़ इन उद्योगों में एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे लिखा है इसका उपयोग काहे में किया जाता है, दवाइयों के संश्लेषण में किया जाता है। नंबर 3 लिखा है इसका उपयोग विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, बहुत सारे यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेंगे इसके कुछ परीक्षण पर। आइए एनिलीन के परीक्षण पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए एनिलीन का परीक्षण देखिए। हाँ, एनिलीन के 2 परीक्षण खासकर हैं, इनको जरा ध्यान देना। एक तो है एनिलीन के परीक्षण, इनमें हम पहला परीक्षण पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ एनिलीन को गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एनिलीन जो होता है वो अरुचिकर गंध का यौगिक, अरुचिकर गंध वाला यौगिक कौन सा बनाता है, फेनिल आइसोसाइनेट बनाता है। क्या बनाता है, फेनिल आइसोसाइनेट। ये बहुत ही खराब गंध होती है इसकी, अरुचिकर गंध होती, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसकी गंध से ही इसको पहचाना जा सकता है। कुछ नहीं करना, आपको एनिलीन लेना है और उसमें क्या करना है, अगर आपको वास्तव में दिया गया कंपाउंड लग रहा है कि ये एनिलीन है तो उसमें क्या करो, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाल दो और क्लोरोफॉर्म के साथ साथ थोड़ा सा एल्कोहली कास्टिक पोटाश डाल दीजिए। और डालने पर आपको स्मेल, बहुत खराब सी स्मेल आने लगेगी, तो आप समझ जाना कि दिया हुआ कंपाउंड आपका कौन सा है, एनिलीन। दूसरा इसका ये है कि एनिलीन की ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराने पर, एनिलीन की किससे अपक्रिया करानी है, ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल से जब अपक्रिया कराओगे तो कराने पर 2,4,6, कौन सा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का हल्के पीले रंग का अवक्षेप आता है। कैसा आता है बच्चों, हल्के पीले रंग का अवक्षेप आता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एनिलीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके उपयोग, उसके परीक्षण, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो आज से आपका एनिलीन टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग देख लीजिए एनिलीन में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बताइए। हाँ, तो आज हम लोगों ने एनिलीन के रासायनिक गुणों पर चर्चा की। एनिलीन के रासायनिक गुण, एनिलीन की क्षारीय प्रकृति पर बात की, क्योंकि ये नोट्स है आप लोगों ने, मैंने लिख दिया था, आपको पढ़ के सुनाया भी था अच्छे से। ये एनिलीन की क्षारीय प्रकृति हो गई। बच्चों थोड़ा सा क्या इसको और लार्ज किया जाए, जब पढ़ाया था तब तो लार्ज था ही। अब देख लीजिए एनिलीन की क्षारीय प्रकृति, फिर हमने इसकी क्षारीय प्रकृति के बाद में HCl H2SO4 से अपक्रिया आपको बताई। फिर मैं इसके बाद में मैंने एल्गलीकरण पढ़ा। एल्गलीकरण के बाद में फिर मैंने एस्लीकरण आपको बताया, फिर बेंजाइलीकरण बताया। बेंजाइलीकरण के बाद में कार्बोनिल पर भी बातचीत की और उसके बाद में कार्बोनिल क्लोराइड से अपक्रिया, इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड से अपक्रिया कराई, फिर बेंजल्डिहाइड से भी इसकी हमने अपक्रिया कराई। बेंजल्डिहाइड के बाद में डाइएजोनीकरण भी बताई आपको। फिर बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं पर चर्चा की। तो बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं में मैंने ब्रोमीन जल से अपक्रिया करके बताई आपको, हैलोजनीकरण भी बताया, नाइट्रीकरण भी बताया और उसके बाद में मैंने सल्फोनीकरण के बाद में फिर हाइड्रोजनीकरण बताया। हाइड्रोजनीकरण के बाद में फिर लास्ट में हम लोगों ने युग्मन अपक्रिया देखी। युग्मन अपक्रिया के बाद में हम लोगों ने फाइनली इसके यूजेस, जो इसके उपयोग हैं, उन पर चर्चा की और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोगों ने इसके परीक्षण पर बात की, एनिलीन के परीक्षण पर। तो बच्चों एनिलीन वाला टॉपिक कंप्लीटली रूप से हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।